एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम मनी मैटर्स में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक हमेशा की तरह मनी मैटर्स की एक और नशस्त लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं और हमेशा की तरह हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहेंगे हमारे मेहमानान इनामुल हक साहब और उनके हमरा एजाज अयूब साहब। आप दोनों का वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। नाजरीन, ये सीरीज़ जो हमने मनी मैटर्स की है, करीबन हमने अब 15 से 16 एपिसोड्स किए हुए हैं। सीरीज़ में हमने मुख्तलिफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको डिस्कस किया है, हमने गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस किया हुआ है। हमें ज़रूरत महसूस हुई इस चीज़ की कि हम अपने नाजरीन तक ये भी पहुँचाएँ कि बैंक्स जो हैं सिर्फ अकाउंट्स, लोन्स या इतनी सारी सर्विसेज का नाम नहीं है। एक और लेयर ऑफ सर्विसेज है बैंक्स में जिनसे शायद हम उतने वाकिफ़ नहीं हैं और हमें वाकिफ़ ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि ये सारी सर्विसेज का हम क्यों आपके सामने खुलासा करने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी ट्रांजैक्शंस जो बैंक के साथ होती हैं या सर्विसेज के साथ कि एक बड़ा कोई पेचीदा सा मसला हो जाता है या कोई एक पर्टिकुलर सी एक सिचुएशन आ जाती है एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को या किसी अकाउंट में, उसको कैसे डील किया जाए। मैं ज़िन्नन आपके एग्जांपल दे दूं जो प्रोबेबली हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एक अकाउंट होल्डर जो है खुदा न खास्ता मर गया, उसके बाद इस अकाउंट को चलाने के लिए या उसे पैसे रिट्रीव करने के लिए क्या प्रोसेस है, कौन जा सकता है, किसके पास जाना है। सिमिलरली किसी ने लोन लिया हुआ है और वो लोन लेने वाला जो है या तो गुजर चुका है या हाइडिंग में है, नहीं पता है कहाँ है क्या, तो उस सूरत में जो उसके डिपेंडेंट्स हैं या जो बाकी उनके लिए क्या लवाजमात हैं, उनको किसके पास जाना है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें जानें। और इसके अलावा जो है बैंक जो हैं बहुत सारी सर्विसेज भी हमें देता है फिनेंशियल, ना ये अकाउंट्स है इनके बगैर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास, मैं ज़रा तमहीदन अर्ज़ करूँ, लॉकर एक स्कीम है, वेल्थ मैनेजमेंट है, हमारे पास डोर स्टेप बैंकिंग है या इंश्योरेंस भी है। इन सारी चीज़ों का हम खुलासा करेंगे इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत एजाज साहब आपसे कि बैंकिंग जो आज के टॉपिक जो आज की नशस्त का है, बैंकिंग बियॉन्ड बेसिक्स, जो हमने बेसिक्स कवर किए हैं अकाउंट को लेकर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं या और सारी सर्विसेज हैं, इनके बगैर कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, जिनके बारे में हम अमूमन बाखबर नहीं होते। प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताते। बैंक्स को जब लाइसेंस देता है आरबीआई किसी भी बैंक को बैंकिंग स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट में इनकी बहुत ही लिमिटेड रेंज थी। उसमें आप डिपॉजिट कर सकते थे, उसमें ट्रांसफ़र कर सकते थे, लोन निकाल सकते थे। राइट। लेकिन जो जो कंपटीशन बढ़ता गया तो बैंक्स को डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज़ की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने और जो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स इवॉल्व हुई लोगों की, तो एक यूनिवर्सल फाइनेंशियल सोल्यूशंस हर एक बैंक निकालता गया। जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा स्टार्ट में कि लॉकर फैसिलिटी है। लॉकर फैसिलिटी बैंक के पास क्यों होती है, ये इसका वजूद कैसे आया कि स्टार्ट में सबसे सिक्योर जगह पैसा रखने की अगर मानी जाती थी वो बैंक्स थी, क्योंकि बैंक्स के पास कैश होता है, बड़ा लिक्विड होता है। जो ही किसी के हाथ से किसी और के हाथ में चला जाता है, ओनरशिप चेंज हो जाती है और उसको आप एंड यूज ट्रैक भी नहीं कर सकते। राइट। और इसलिए उसकी जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होती है वो इंश्योर करती है, स्टेट भी इंश्योर करता है, और जो सरकार होती है उनको, अगर आपने देखा होगा बैंक्स में जो लोकल पुलिस स्टेशन होती है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बैंक्स के अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, वो डिजिटल सिस्टम्स हो, वो बाकी सिस्टम्स हो, या इन टर्म्स ऑफ ब्रिक एंड मॉर्टर, वो बहुत सारे। तो ये एक जो सिक्योर इकोसिस्टम था, इसको सोचा गया कि क्यों ना हम इसमें लोगों की चीज़ें भी महफूज रखें और उनको उससे चार्ज ले लें। राइट। तो जिस तरह से यहाँ पे बहुत सारे बैंक से लॉकर फैसिलिटी देते हैं। अब लॉकर फैसिलिटी कंज्यूमर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने देखा कि हर एक घर हाउस होल्ड के पास थोड़ा बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा गोल्ड होता है, या शॉल होते हैं, या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, Exactly. या किसी ने फिक्स सर्टिफिकेट बनाई होती है, वो होते हैं।
तो ये सिर्फ नहीं है कि चोरी का खतरा है, हमने 2014 में देखा सैलाब आया, एग्जैक्टली बहुत सी चीज़ें तबाह हो गई, उसमें डॉक्यूमेंट्स हो, बहुत की सारी चीज़ें हों, या खुदा न खास्ता आग लग जाती है, या कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, या चोरी हो सकती है। एग्जैक्टली तो इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से सिक्योर रखेंगे? तो आपको एक बैंक जो है एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट देता है, इकोसिस्टम देता है, जहाँ पे लेयर्ड सिक्योरिटीज़ है, जहाँ पे अपनी चीज़ें रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक राइडर है। ओके पहली चीज़, जो आपने लॉकर लिया है इसकी आपकी फीस देनी पड़ेगी, सालाना फीस, वो डिपेंड करता है कि बैंक कौन सा है, ये चेंज, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसकी डिफरेंट लॉकर का साइज़ कितना है, कौन सा बैंक है, उसकी कितनी सिक्योरिटी लेयर है, उस पर डिपेंड करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ बैंक जो है वो डिमांड करते हैं कि आपने लॉकर लिया है लेकिन हम आपको तब लॉकर देंगे अगर आप हमारे पास थोड़ा फिक्स डिपॉजिट रखो। वो डिस्क्रिप्शन होती है ब्रांच की, वो मैंडेटरी नहीं है। कुछ वेव ऑफ करते हैं, किसी जैसे अगर हम देखें यहाँ पे सबसे सिक्योर, अगर देखें पूरी कश्मीर डिवीजन में देखें, सबसे सिक्योर जो है वो रेजिडेंसी रोड की ट्रेजरी है, जहाँ पे बहुत अच्छा वॉल्ट है। वहाँ का लॉकर जो है वो बहुत हाई डिमांड में रहता है। वहाँ अगर आप लॉकर खोलने जाएंगे पहले मिलेगा नहीं, अगर मिलेगा तो वहाँ पे एक हाई बोलते हैं कि आपको जी 10 लाख की एफडी रखनी पड़ेगी, या 5 लाख की, या 20 लाख की, तब जाके आपको लॉकर देंगे। ओके दैट इज वन राइडर। दूसरा जो राइडर होता है, इसमें जो चीज़ आपने रखी है बैंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। ओके इज एन ऑक्सीमोरॉन, बट बैंक अगर इसमें कुछ भी हो जाए तो बैंक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप एज्यूम करते हैं कि बैंक सिक्योर है, वो अपने पैसे तो बचेगा ही, तो हमारी भी चीज़ वहाँ पे बची हुई है, तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसके अंदर अगर आपकी कोई चीज़ खराब हो जाती है, कुछ होगी, तो दैट इज़ वन, दैट इज़ लॉकर। इसके अलावा बहुत सी है, वेल्थ मैनेजमेंट है, या इसके अलावा आपने डोर स्टेप बैंकिंग की, और एक है लोन अगेंस्ट गोल्ड। उस पर जैसा बात है, लेकिन मैं पहले ज़रा ये लॉकर के बारे में हम ज़रा अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लें। लॉकर फैसिलिटी क्या ये अब पहले तो ये बताइए, क्या ये हर ब्रांच पे अवेलेबल होती है, क्या ऐसा है? जरूरी नहीं है। दूसरी ये चीज़ कि अब अगर मैं ऐसी जगह रह रहा हूँ कि जहाँ से ये दूर है या ऐसा कुछ है, तो इसमें ऐसा भी क्या ज़रूरी है कि मेरा उस अकाउंट में या उस बैंक में, जिस बैंक से मैं ये लॉकर फैसिलिटी ले रहा हूँ, वहाँ मेरा अकाउंट होना क्या ज़रूरी है? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर आप यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे कि आपका शालीमार में अकाउंट है लेकिन वहाँ पे लॉकर नहीं है, आपको रेजिडेंसी रोड में लॉकर मिल रहा है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रेजिडेंसी रोड में और एक लॉकर खोलें। क्योंकि आप बैंक के ऑलरेडी कस्टमर हैं, आप लॉकर रेजिडेंसी रोड में ले सकते हैं विदाउट ओपनिंग ए न्यू अकाउंट। तो ऐसा पॉसिबल है, और हर ब्रांच में नहीं होता है, क्योंकि इसमें जैसे कि मैंने कहा, इसमें एक ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, यू हैव टू सिक्योरिटी वगैरह, वो सब, वो हर एक ब्रांच को इतनी तादाद में देना बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जहां जहां करेंसी चेस्ट होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में करेंसी चेस्ट होते हैं जहां पे कैश होता है, जो कि सारी ब्रांचेस में जाता है, उस करेंसी चेस्ट वाली जो चीज़ होती है वहाँ पे नॉर्मली लॉकर्स होते हैं। और उसके अलावा भी कुछ ब्रांचेस, बड़ी ब्रांचेस होती है जहाँ पे अपना इन हाउस कैश थोड़ा ज़्यादा रहता है, वहाँ पे जो है लॉकर फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। इनाम साहब जी, लॉकर की हमने बात की, एक सर्विस है मेरे ख्याल से कि जो बुनियादी बैंकिंग की सर्विस है, उसके बाद अगर कोई सबसे मकबूल सर्विस है बैंकिंग में तो वो लॉकर सर्विस बिल्कुल सही बात है, इसके क्योंकि लॉकर्स हमेशा अवेलेबल, मोस्टली ना शॉर्टेज रहती है लॉकर्स। अगर आप किसी भी ब्रांच में जाएंगे यहाँ पे दरियाफ्त करने के लिए, लॉकर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। जब कोई बंदा छोड़ता है, वेटिंग पीरियड बहुत होता है, इट मीन्स कि बहुत मतलब लोग ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अवेल करते हैं। उसे एक कदम आगे बढ़ते हैं, हमने फहरिस्त एक पहले बताई थी कि कितनी सारी सर्विसेज हैं, तो आपसे भी इस्तदा करेंगे कि कोई ऐसी सर्विस जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं और जो लोगों में उसकी वो ज़्यादा आम नहीं है। मुझे लगता है डोर स्टेप बैंकिंग बहुत एक ऐसी सर्विस है जो रिसेंटली शुरू हुई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। क्योंकि क्या होता था, हमें अभी डिजिटाइजेशन का बहुत ज़्यादा अब ज़माना हो गया, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे के ऑनलाइन ही कर लेते हैं। लेकिन कुछ बहुत सारी चीज़ें अभी भी है जो आपको बाय फुट ब्रांच पे जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपनी KYC ये करवानी होती है, रिन्यू करवानी होती है, या कंफर्म करना, या अकाउंट ओपनिंग होती है, तो आपको ब्रांच जाना ही पड़ता है। इसी तरह से कि बहुत सारी सर्विस, जैसे चेक्स आपको इशू करनी पड़ती है, BB चेक्स बहुत जगह ऐसा होता है कि आप डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, आपकी चेक एक्सेप्ट होती है, तो या आपको चेक बुक इशू करना है, या ऐसी कोई लाइक पेंशनर कोई होता है, तो उसको क्या होता है कि उसको अपना लाइफ सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रूव करनी होती है। तो इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए बैंक्स ने क्या किया कि उन्होंने डोर स्टेप बैंकिंग शुरू की। तो अब क्या है, अब आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आप ये सर्विस अवेल करते हैं तो आपको बैंक नहीं जाना है,
बल्कि बैंक का कोई बंदा खुद आपके पास ऐसा आएगा? पहुंचेगा। ओके। वो आपकी ये सारी मतलब आपको जो कोई काम करना है, डॉक्यूमेंट लेना है, डॉक्यूमेंट कोई लेना है, signature कोई कहीं है या कुछ ऐसी सिग्नेचर, चीजें? इसकी ज्यादातर हमारे मतलब ओल्ड एज लोग जो होते हैं उनको होता है, या कोई बंदा बहुत बिजी है, या किसी आदमी की मतलब ड्यू टू सम डिसेबिलिटी की नहीं वजह जा से सकता वो वो। नहीं जा सकता है, तो ये सब ये फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर एक बेसिक फी होता है ओके। तो आपको वो फी मतलब जो भी आपका काम है उसके लिए थोड़ा सा नॉमिनल फी है। ओके। तो आप वो फी आप उस सर्विस के लिए एक बाकायदा कॉल सेंटर होता है, आप फोन करते हैं, आप अपनी सर्विस बुक कराते हैं, बैंक का बंदा आता है, वो आपका काम जिस तरह से भी जो भी करना है पूरी तरह से कर देता है, और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है फिर आपका वो बेसिक फी आपके अकाउंट से उसके लिए डिडक्ट हो जाता है। ओके। लेकिन इसमें ये बात जरूरी है बोलनी है यहाँ पे कि अगर कोई बंदा डिसेबल्ड पर्सन है राइट। तो उसके लिए ये सर्विस बैंक्स ने फ्री रखी है। ओके। जी। ओके। तो दिस इज वन सर्विस की जो मतलब जिसको हम बियॉन्ड बेसिक्स कह सकते हैं। अभी लॉकर हो गया, डोर स्टेप बैंकिंग हो गई। हमने इससे पहले, इनाम साहब आप ही से शुरू करूंगा, हमने इससे पहले बात की थी जब हम कह रहे थे कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक ऐसा भी बंदा रहता है जो आपको गाइड करता है जी, ऑन बिल्कुल। योर फाइनेंसेस। हाँ, तो इसमें हमने एक वेल्थ मैनेजमेंट की टर्म भी कही थी, आप जरा वो हमारे नाज़रीन के लिए। एग्जैक्टली, वेल्थ मैनेजमेंट हम इसी बात को कहते हैं कि जब एक बंदा है जो आम सा बंदा है, जो मतलब हर चीज की फाइनेंसेस की उतनी बारीक नॉलेज नहीं रख सकता है, या वो जब इन्वेस्ट करना चाहता है उसको इतने दकीक मतलब टर्मिनोलॉजी का पता नहीं होता है, उसको ये चीज पता नहीं होती है कि मैं उसको इतनी स्टडी नहीं होती है, या नेसेसरीली हर कोई बंदा फाइनेंसेस में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, या उतना तो टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उतना उसमें। टाइम वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता है कि वो अपने जो उसका पैसा है उसको किस तरह से सेव करना है, कहाँ पे बचत करना है, किस तरह से रखना है। तो इसी को हम वेल्थ मैनेजमेंट कहते हैं। Right. तो बैंक्स ने ये सर्विस भी खुद अपने मतलब जिम्मे ली है कि वो ये चीज एक कस्टमर को ये सहूलियत फराहम कर सकते हैं कि उसके पास एक ऐसा उसके बाज़ाब्ता एनालिस्ट बैठे होते हैं, तो उनकी गाइडेंस में वो किसी को पर्सनल मतलब एक बंदे को असाइन करते हैं किसी के लिए कि वो उसका वेल्थ का मैनेजमेंट करे। Okay. तो वो देखे कि इस बंदे के पास मतलब इसकी आमदनी कितनी है, तो उसको वो गाइड कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होनी चाहिए, आपको सेविंग्स अकाउंट मतलब डेट में कितना इन्वेस्ट करना, आपका इक्विटी का पोर्शन कितना होना चाहिए। Okay. इसी तरह से या आपको कौन सी इंश्योरेंस की जरूरत है, क्या आपके पास सारे इंश्योरेंसेस है जो आपको जरूरत जो आपके लिए नेसेसरी है, या कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो आप अवेल कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी हैं जो आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, जिससे Exactly. आपको फायदा ज्यादा नहीं मिल सकता है। Exactly. तो जो भी वेल्थ मैनेजमेंट की जितनी चीजें हैं तो वो उसके लिए गाइड करते हैं। इनाम साहब, इन दोनों चीज़ों के लिए, इससे पहले आपने डोर स्टेप बैंकिंग की और वेल्थ मैनेजमेंट, क्या ये सारे बैंक्स ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जरूरी नहीं है सारे, लेकिन मेन बैंक्स और मेरे ख्याल से जो भी बड़े बैंक्स है अभी वो ये तो सर्विसेज वो वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस डेफिनेटली फराहम करते इम्पॉर्टेंटली हैं। इट्स अ प्रीमियम सर्विस। तो जी, प्रीमियम बिल्कुल। सर्विस की वजह से क्या है कि ये HNIs को ज्यादा मिलती है, हाई Okay. नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ज्यादा मिलती है, बिकॉज इट हैज अ कॉस्ट। जैसे कि Exactly, सिर्फ exactly. आपको एक प्रोफेशनल रखना पड़ता है जो वेल्थ मैनेजमेंट, या आपको डोर स्टेप के लिए एक ऑपरेशनल एक्सपेंस लगता है, एक स्टाफ मेंबर आपको बाहर भेजना पड़ता है। जी। तो ये प्रीमियम सर्विस में आता है कि बहुत सारे बैंक्स, जैसे कि इनाम साहब ने सही कहा, बड़े बैंक्स इंट्रोड्यूस करते हैं, छोटे बैंक्स के बाद इतना ऑपरेशनल स्टाफ नहीं होता। तो एज अ रिजल्ट ये लिमिटेड ही है बड़े बड़े बैंक्स में ही ये दो सर्विस। परफेक्ट। अच्छा साहब, इसी के साथ ये भी बता दें, हमने एक एपिसोड मनी मैटर्स का गोल्ड पे किया था, वहाँ हम इन्वेस्टमेंट गोल्ड्स पे कर रहे थे, लेकिन एक सर्विस है बैंक्स की जो होता है कि लोन अगेंस्ट गोल्ड। तो इसके बारे में जरा हमारे नाज़रीन को बता दें। ये कस्टमर से ज़्यादा बैंक के लिए कन्वीनियंट रहता है लोन अगेंस्ट गोल्ड, क्योंकि एक देखिए हर एक के हाउस होल्ड के पास थोड़ा थोड़ा गोल्ड रहता ही है। तो अगर अचानक से फाइनेंशियल एग्जिजेंसी आई तो नॉर्मली गोल्ड सेल करना एक बड़ा इमोशनल मूवमेंट होता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ऑर्नामेंटल होता है, इसमें खाली सॉलिड नहीं होता है। तो विदाउट सेलिंग द गोल्ड हाउ दे कैन अवेल लिक्विडिटी, इसमें से आपको मे बी 1 साल के लिए कुछ पैसा जरूरत पड़े, उसके बाद आप फिर से बाजार में खरीदने जाएंगे, लेकिन ये ऑर्नामेंट आप बेचते नहीं। तो आप क्या, आपको बैंक्स क्या सर्विस देती है, आप ये गोल्ड हमारे पास लेके आओ, हम इस गोल्ड का वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारे ऑथराइज्ड वैल्यूअर्स है, Okay. जो कि बैंक ने नॉमिनेट किए होते हैं, वो इस गोल्ड का वैल्यू निकालते हैं प्योरिटी के बेसिस पे, बाकी चीज़ों के बेसिस पे। जैसे कि आपने एक गोल्ड निकाल लिया, उसका वैल्यू आया जैसे 1 लाख रुपए, 1 लाख में आपको 20% हेयर कट मिलता है। वो क्यों होता है कि अब गोल्ड की रेट फ्लक्चुएट होती है, लेट्स से Exactly. गोल्ड का वैसे गिरता तो कम ही है, चढ़ता ज़्यादा है, तो बैंक्स इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स सेफ वो वो buffer- 20% कम, हाँ 80,000 आपको लोन मिलेगा।
मतलब आपको 20%, कुछ बैंक्स 15% हेयर कट देते हैं, कुछ 25, कुछ 20। तो 20 एवरेज में 20% का हेयर कट मिलता है। उसके बाद आपको ये 80,000 अप फ्रंट मिलते हैं। इसमें कन्वीनियंस कस्टमर को है कि ये बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, ना तो कोलेटरल लाना है, इसको कोलेटरल तो वही रहा, गोल्ड ही वही है, रहा। उसको Processing थर्ड पार्टी गारंटी नहीं लानी है, और आपको अपना गोल्ड उधर ही रहता है, इसको वो लिक्विडेट नहीं करता बैंक। Right. बैंक आपका बड़ा सेफ रखता है, मींस आपको वही ऑर्नामेंट, वही अंगूठी जो आपको हस्बैंड ने वापस दी थी मिलेगी वही जब आप आपको- वापस लेके आएंगे। Okay. तो वो आपकी एक बड़ी सिक्योरिटी रहती है। इंटरेस्ट रेट इसमें थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि बैंक का बड़ा ही सिक्योर रहता है, तो इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू पर्सनल लोन्स इसमें कम होता है। तो ये बेनिफिट्स है। तो बहुत सारे बैंक्स ने इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे एसबीआई के पास भी है, J&K बैंक के पास भी है, और बहुत सारे एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, Right. जो कि ये लोन देते हैं। जैसे बहुत सारा मुथूट फाइनेंस, बहुत सारे ऐसे हैं, वो आपको गोल्ड ले जाएं, आप उनको अब गोल्ड की प्योरिटी पे डिपेंड करता है कि आपका जो वैल्यू निकलेगा, और उसके बाद आपको हेयर कट और छोटे सा प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ता है, तो आप इमीडिएटली लिक्विडेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कि बहुत सारे कस्टमर्स अवेल करते हैं। ग्रेट ग्रेट। और जैसा आपने बता दिया कि एक तो सारे बैंक्स भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल Financial कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशंस, परफेक्ट। और इसमें क्राइटेरिया और कुछ नहीं कुछ होना भी चाहिए, आई नहीं मीन कोई ऐसा कि ये मेरा गोल्ड है, कोई सर्टिफिकेट की, ऐसा तो नहीं कि मैं किसी का गोल्ड लेकर लाइक कैश गोल्ड जो है, जिसके पास ओनरशिप है वो उसका मालिक है। ओके ग्रेट। इनाम साहब, जी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं यहाँ, जो जी। मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि हम अकाउंट भी खोलते हैं या बाकी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल करते हैं गवर्नमेंट ना बैंक से। अब खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि ये जो अकाउंट होल्डर है जी ये गुजर गया, गुजर ही नहीं गया। हमने यहाँ बहुत ऐसे सिनारियोज देखे कि पता नहीं है इज ही अलाइव, इज ही डेड, क्या ऐसा है। ऐसे अकाउंट्स का क्या होता है, जी और जो उनके लवाकिन हैं वो इस अकाउंट को क्या एक्सेस कर सकते हैं? अगर एक्सेस जी, कर बिल्कुल सकते हैं तो सकते कैसे एक्सेस कर सकते जी हैं? बिल्कुल सही बात है। देखिए, खुदा न खास्ता क्या, ये इट इज़ द कोर्स ऑफ नेचर कि हर किसी इंसान को जाना है। तो जब किसी इंसान की डेथ होती है तो उस टाइम क्या होता है कि आपका मतलब उसकी नॉर्मली क्या होता है, हमारे मतलब नॉर्मल सेटअप में भी उसके एसेट्स भी होती है और लायबिलिटीज भी होती है। तो एसेट्स में उसके मतलब बैंक में अकाउंट्स होंगे, उसका मतलब डिपॉजिट्स होंगे, उसकी दूसरे मतलब जो भी है फिजिकल फॉर्म में एसेट्स वगैरह हों, और कभी कभी उसका लोन भी होता है, कर्जा होता है किसी और। तो ये दोनों चीजें, तो इन सूरतों में क्या है, तो वो उसके मतलब जो वारिसीन होते हैं उनको पास ऑन होता है, हो जाते हैं उसके डिफरेंट तरीके। तो एक तो सबसे पहले जब कोई भी बंदा कोई अकाउंट खोलता है तो उसको एक नॉमिनी मांगते हैं, तो नॉमिनी होना जरूरी है। तो नॉमिनी होना, लेकिन ये बात भी गारंटी नहीं है कि जो नॉमिनी है उस बंदे को ही इज द सोल मतलब क्या बोलते हैं ओनर या हायर ऑफ द पर्सन, ये जरूरी नहीं है। लेकिन नॉमिनी क्या होता है कि ही कैन ऑपरेट ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज्ड देन, तो वो एक डायरेक्ट। लेकिन बहुत सारी टाइम ऐसा भी होता है कि आपको नॉमिनी नहीं होता है, नहीं रखा है, हालांकि अब जो है मैंडेटरी बनाया गया है, पहले पहले नहीं होता था। तो उसके बाद क्या है कि आपकी सक्सेशन सर्टिफिकेट बन जाती है। इस बंदे के कौन से हायर्स हैं, नेक्स्ट ऑफ किन। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि एक डेथ सर्टिफिकेट आपको रजिस्टर करना जरूरी है। तो डेथ सर्टिफिकेट रजिस्टर करने के बाद आपको मतलब जो है एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनानी है कि इस बंदे के कौन से लोग हैं जो इसका वो एग्जैक्टली तहसीलदार देगा कि उसके कौन कौन से जो इसके ये है हायर्स है, तो उनको पहले किया जाता है। देन दे कैन नॉमिनेट उनमें से एक बंदा या किस तरह से उसका मतलब फिर वो जो प्रोसीजर है एफिडेविट पे लिख के कि वो देंगे कि हमारा कौन कौन सा मतलब ये है कि कौन पहले ये तय हो जाएगा कि इसके कौन से हायर्स है, इनकी अगर प्रॉपर्टी है या लायबिलिटीज है, वो कौन लोग हैं जो ये चीजें बेयर करेंगे या जो इनके हकदार है, पहले ये तय हो जाता है। सेकंड होता है कि आपको कोई जिम्मेदारी है तो उसके लिए वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं। अगर 4 लोग हैं 5 लोग हैं उनमें से कौन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा। जी ऐसा साहब आपकी तरफ आता हूँ इसी सवाल को लेकर। जहन में ये सवाल भी आता है कि जैसा इनाम साहब ने कहा, एक तो इस फर्क को जरा समझाइएगा कि जब इनाम साहब ने कहा ये जो नॉमिनी होता है ये ओनर तो नहीं बन जाता बट ऑपरेट करता है अकाउंट, इसमें क्या फ़र्क है? ऑपरेट अकाउंट करने में अगर मैं अपनी लेमन
इसमें समझूं कि मैं ऑपरेट तो करूंगा तो पैसे तो निकालूंगा, वही तो ऑपरेशन है कि ऑपरेट कुछ और होता है। और दूसरी चीज़ ये भी बता दें, ये आपने जो ये प्रोसेस बताया ये बड़ा है, मैं जैसे इनाम साहब ने बताया कि पहले वो एक डेथ सर्टिफिकेट लाएंगे और उसके बाद सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर ये दोनों किस्सों में इन्होंने बताया, चाहे उनके एसेट्स वहाँ हैं या उनकी कोई लायबिलिटीज़ हैं वहाँ। अब अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि, और ये भी बता दीजिए इसका कुछ टाइम फ्रेम है कि बैंक ने कुछ टाइम फ्रेम भी रखा है कि इतने टाइम तक आएंगे तो तब पता चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो करेक्ट। इसमें आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेरी क्लियर गाइडलाइंस कि जब भी कोई डिसीज क्लेम होती है, पहले अकाउंट अगर उसकी डिपॉजिट है तो उसका क्या करना है। तो पहली चीज़ आप देखेंगे अगर नॉमिनी मेंशन्ड है तो नॉमिनी अगर मेंशन्ड है तो सेम प्रोसीजर जाएगा कि नॉमिनी को ही आप ऑपरेट करने देंगे, वो विड्रॉ भी कर सकता है बिकॉज वो उसने कंसेंट दिया है अकाउंट ओपन करने के टाइम। अब अगर नॉमिनी है लेकिन उसमें किसी ने ये किया काइंड ऑफ कंटेस्ट किया कि नहीं आई एम ऑल्सो, उस सूरत में बैंक बोलता है ओके आप नॉमिनी हो लेकिन आप तहसीलदार से भी लिख के लाओ। तो तहसीलदार एक सर्टिफिकेट देता है नेक्स्ट ऑफ किन, वो सर्टिफिकेट में देता है कि इसके कौन कौन से नेक्स्ट ऑफ किन है। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट हो गया दूसरा डॉक्यूमेंट। तीसरा डॉक्यूमेंट होता है एक एफिडेविट जिसमें कि इनाम साहब ने बिल्कुल कहा जैसे किसी बंदे के 4 औलादें हैं तो 4 औलादों में से वो लिखते हैं कि हमको 25% दे दो, वो एफिडेविट में ही लिखा तो बैंक वैसे ही डिस्बर्स करेगा। अगर वो बोलेंगे नहीं जी एक बंदे को सारा दे दो तो बैंक वैसे ही डिस्बर्स करेगा। सो वो एफिडेविट पे सबके साइन होने चाहिए और बैंक का एक फॉर्म होता है डिसीज क्लेम का, तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो सबमिट करें तो विद इन 6 मंथ्स है। आई डोंट नो व्हाट इज द करंट गाइडलाइन, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर ये आपको क्लेम करना पड़ता है। अब आती है लोन की बात। कोई किसी ने लोन निकाला है, वो इस दुनिया से चले गया, अब उस लोन को कौन वापस देगा। अब अगर ये अनसिक्योर्ड लोन है मींस पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड लोन है तो वो आप उनके लवाहिकीन से नहीं, बैंक नहीं ले सकता। तो वो राइट ऑफ करना पड़ता है बैंक को। दैट इज टोटली अनसिक्योर्ड, उसमें कोई ये नहीं है, वो आपने पर्सनल लोन दिया क्रेडिट कार्ड, उसमें कोई गारंटर नहीं है, उसमें कोई कोलैटरल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप नॉमिनी अगर मेंशन्ड भी है तो आप उससे नहीं कर सकते रिकवर, वो आपको राइट ऑफ करना पड़ता है। अब उसके बाद अगर आप लोन जो है अनसिक्योर्ड नहीं है सिक्योर्ड है मींस हाउसिंग लोन निकाला या कार लोन निकाला है, पहली चीज देखी जाएगी इंश्योरेंस, जो कि नॉर्मली सब बैंक अब कर रहे हैं। जब भी कोई लोन लेता है तो इंश्योरेंस करते हैं, तो पहले इंश्योरेंस से जो पैसा आएगा वो सेटल, और जो रिमेनिंग रहेगा वो देखेंगे ये जो प्रॉपर्टी इन्होंने बनाई, हाउस बनाई, अब किसको जाएगा। तो उनको रिकवर करना है। अब अगर वो रिकवर वो बोलेंगे हम नहीं दे सकते तो फिर उनको मकान को जो लिक्विडेट करके अपना पैसा बैक रिकवर करेगा, बाकी उनके। कार लोन में भी सेम प्रोसेस है। कार लोन क्योंकि एसेट है, वो इनके नेक्स्ट ऑफ जो भी होंगे उनको बोलेंगे जी आप उतारो, नहीं तो कार बैंक कार ले जाएगा, वो लिक्विडेट करके करेक्ट। खाली पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड जो कि टोटली अनसिक्योर्ड होता है वो राइट ऑफ करना होता है बैंक को इन केस ऑफ डिसीज क्लेम्स। एक और सवाल ऐसा साहब था कि इन केस अब कोई आया ही नहीं, और इससे मिलता जुलता एक और सवाल प्रॉब्ली इनाम साहब वो आपसे मैं पूछूं, बट मैं पूछ के रखता हूं फिर आप उसे। बहुत सारे केसेस हमने ऐसे देखे कि बहुत सारे अकाउंट होल्डर्स जो थे वो गुजर चुके थे और उनके जो लवाकिन थे तो वो चला रहे थे, वो चला रहे थे, पेंशन सरकार का पेंशन ले रहे थे, जो भी आ रहा है वो जुर्म है। ये जुर्म तो है, लेकिन मैं इस डिजिटल सेटअप में ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से करीबन 20 साल पहले तो मुझे ये समझ आ रहा है जब आपको पर्सनली जाना पड़ता था तो वहाँ आप पर्सनली जब तक जाएंगे नहीं तो उनको समझ आता था वो बंदा नहीं आ रहा है तो क्या बात है। अब जब ये सारा डिजिटली हो रहा है तो आई टेल यू द स्मॉल प्रोसेस। जी प्लीज। पहली चीज जो मैंने अभी कहा ना कि लोन्स के लिए इसमें और 2 कैटेगरीज आती है जिनसे लोन रिकवर हो सकता है। अगर कोई गारंटर है, कोई गारंटर रहा है, मेन बोरोवर हैज एक्सपायर्ड, तो गारंटर से रिकवर करना है। अब अगर कोई को बोरोवर है मींस कभी हाउसिंग लोन 2 लोग निकालते हैं लेकिन ईएमआई खाली एक ही भर रहा होता है, एक मालिक होता है जमीन का, दूसरे ने लोन निकाला तो को बोरोवर बन जाते हैं, तो आप को बोरोवर से भी ले सकते हैं। तो उसके बाद दैट्स वन। सेकेंड, आपने ये सवाल पूछा कि कोई गायब हो गया, तो उसमें भी सेम प्रोसेस चलता है कि बैंक को गारंटर से या इंश्योरेंस से या आप वंस इट्स डिक्लेयर्ड एनपीए के बाद मतलब 3 महीने ईएमआई नहीं आया तो एनपीए डिक्लेयर हो गया, उसको बैंक को नॉर्मल रिकवरी प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है या नेक्स्ट ऑफ किन से। अब अगर पर्सनल सेगमेंट है वो किसी से नहीं ले सकता, मींस पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड है, वो नहीं ले सकते। उसके बाद और एक सवाल आपने कुछ किया था कि ये तो आपने लोन के बारे में कहा, देयर वुड बी एसेट्स जो अनक्लेम्ड रहेंगे, कोई आ नहीं रहा है, मतलब एक बंदा है उसका पैसा। और एक सवाल आपने किया था नहीं वो दैट वाज जो मैंने कहा था कि ये जो डिजिटल फॉर्म है। हाँ करेक्ट। अब कोई पेंशनर है, अभी जो नॉर्मल प्रोसेस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी या स्टेट गवर्नमेंट का भी कि उनको एक लाइफ सर्टिफिकेट देनी पड़ती है सबमिट। अब लाइफ सर्टिफिकेट या तो पर्सनली आएंगे तो फिर उनको किसी का सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर वो मेल है तो उधर ही बैंक ऑफिसर ही उसको वेरीफाई कर देता है। अब अगर वो सर्टिफिकेट भेजेगा तो गेजेटेड ऑफिसर की मोहर होनी चाहिए, यस ही इज वेरी मच अलाइव। अब अगर फीमेल है और वो ले रही है पेंशन हस्बैंड का,
जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, तो उनको रीमैरिज सर्टिफिकेट लानी पड़ती है यहाँ से गेजेटेड ऑफिसर की साइन की, इन्होंने शादी फिर से नहीं की। ओके। तो वो सर्टिफिकेट लानी पड़ती है ताकि उनका पेंशन डिसकंटिन्यू किया जाए। तो पहले आपकी बात सही है कि पहले सर्टिफिकेट सिस्टम नहीं था, पहले खाली बंदा खुद जब तक नहीं आता था तब तक पता चलता था कि यस ही इज अलाइव, ही नीड्स पेंशन। लेकिन अब हर साल गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 6 months लाइफ सर्टिफिकेट देनी पड़ती है। ओके ग्रेट। इनाम साहब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम हैं, हमारे पास चंद मिनट रह गए हैं। इंश्योरेंस एक और सर्विस है जो बैंक प्रोवाइड करती है। मैं चाहता हूं कि बड़े इख्तिसार से आप हमारे नाजरीन को इस सर्विस के बारे में बता दें। जी, मोस्ट ऑफ बैंक से भी जो है इंश्योरेंस की सर्विस साथ साथ प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट अभी क्या हो गया है, बैंक्स ने काइंड ऑफ है कि आप कोई जाते हैं किसी बिजनेस के पर्पज से, तो बिजनेस का आपका कोई अकाउंट खोलना होता है तो एक लोन ये मैंडेटरी बना लेते हैं साथ में, सॉरी लोन नहीं, इंश्योरेंस, ताकि उनका क्रेडिट का गारंटी रह जाए। इसी तरह से अदरवाइज भी जो बहुत सारे इंश्योरेंस फैसिलिटीज आपको पहले अलग जाना पड़ता है उनके लिए सेपरेट एजेंसी के पास, बैंक वो सारी साथ साथ में उनको कोलैबोरेशंस होते हैं, टाई अप्स होते हैं, तो वो सारी सर्विसेज जो है इंश्योरेंस की आपको बैंक पे ही अंडर सिंगल रूफ आपको बैंक पे ही वो सारी मिल सकती है। ओके। अजय साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें? वी आर एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द प्रोग्राम। ना, मेरे ख्याल में मैं नाज़रीन से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बैंक है, जैसे कि बियॉन्ड बैंकिंग हम बात कर रहे हैं बेसिक्स, बैंक की बहुत सारी सर्विसेज इवॉल्व हो चुका है और इसमें बहुत सारे फायदे हैं। वो एजुकेशन लोन हो, वो आपका ओवरड्राफ्ट हो, बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट में पैसा आपका खत्म हो गया लेकिन आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे सकता है, जो जनधन योजना में भी बहुत सारी फैसिलिटीज होती है। तो आप अपने आप को अपडेट करें। इस प्रोग्राम की एक लिमिटेशन है, एक टाइम पीरियड है, लेकिन आप बैंक की वेबसाइट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जरूर जाएं और अपने राइट्स देखें। और अगर आपको बैंक की सहूलत नहीं देता है तो किस तरह से ग्रीवेंस आपको ऑम्बुड्समैन के थ्रू जो है उसको फॉरवर्ड करना चाहिए। थैंक्स अ लॉट आप दोनों का। नाजरीन, अजय साहब ने जो आखिर में ये बात कही उस पर मैं ऐड करता जाऊं कि हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो कुछ न कुछ बैंकिंग फाइनेंस को लेकर जानते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि सोसाइटी का जो एक तबका है, हम जानते हैं कि उनकी शायद अवेयरनेस लेवल्स इस चीज़ को लेकर पूरी नहीं है, और दूसरी ये चीज़ भी कि सर्विस प्रोवाइडर्स भी जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो करते रहते हैं लेकिन शायद वो पर्कुलेट होता नहीं उतना नीचे। तो आप भी, अगर हम यहाँ, आप लोग कहीं पे भी किसी एक फ़र्द को, किसी ग्रुप को, किसी फैमिली को कोई एक सलाह या कोई एक चीज़ उनको समझा सकते हैं तो प्लीज़। आजकल ये कोई इसमें पैसा नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, अब टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कॉल वुड डू, तो काइंडली ये करें। मेरे ख्याल से ये सबके लिए बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह अभी टाइम इख्तिताम हुआ चाहता है, इंशाल्लाह अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। एक है जमीन मेरी, एक है मौका मेरा, इसमें सब लगाऊंगा, अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट।